सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें ये चैप्टर हाई वेटेज का आता है। जहां पर चैप्टर नंबर 9 और 10 दोनों मिला के 15 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, तो वहां पर 9 चैप्टर का आप कह सकते हो कि जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी है, कि उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट हाँ, ये चैप्टर बहुत ईजी है। सो आई होप कि अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर जो भी कुछ पढ़ा है वो आपको बहुत ही अच्छे से सब समझ आ चुका होगा। सारे पॉइंट्स आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। सो मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताओ कि अब तक, मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, तुम आज मुझे ये याद दिलाओ कि अब तक इस चैप्टर में तुम लोग क्या क्या पढ़ चुके हो, कौन कौन से एक्रोनिम्स तुमने याद कर लिए हैं, कौन कौन से डिसीजंस तुम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हो, और उनका क्रक्स पॉइंट क्या है। वो एक बात जो रिपीटेडली तुमने पढ़ी है लास्ट क्लास में, वो मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो। और ये बताते टाइम अपनी अटेंडेंस लगाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? तो चलो, आई होप कि आप लोगों ने ये सारे काम कर दिए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग सेकेंड डिसीजन से आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि फाइनेंशियल डिसीजन 3 तरीके के होते हैं। एक में हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, तो दूसरा हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन है, और तीसरा हमारा डिविडेंड डिसीजन है। तीनों में से एक के ऊपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना बनता है, ठीक है? ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर अप किया। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में, कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। देखो, हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि पैसा कहाँ लगाया जाएगा। ये तो बात पढ़ी लास्ट क्लास में, हमने यही पढ़ा कि पैसा कहाँ लगाया जाएगा। करंट एसेट्स में कितना लगेगा, फिक्स्ड एसेट्स में कितना लगेगा, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए कितना पैसा चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए कितना, यही तो पढ़ा। पर पैसा आएगा कहाँ से, ये कैसे पता चलेगा कि भैया इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा आएगा फाइनेंसिंग डिसीजन से। सो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है एक ऐसा डिसीजन जहां पर आपको ये डिसाइड करना है कि पैसा कहाँ से आएगा। बट जब आप फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में सोचेंगे, तो बच्चों एक बात अपने माइंड में फिक्स कर लेना कि फाइनेंसिंग डिसीजन लॉन्ग टर्म सोर्सेस की बात करता है, कि जब भी मैं फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करूंगी तो वहां पर हम पैसा जो भी ले रहे हैं वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ले रहे हैं। अब बच्चा, लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो होते हैं ना, वो हमारे 2 तरीके के होते हैं। थोड़ा सा पहले मैं आपको यहाँ पर उसका ज्ञान दे दूं कि जो भी हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, समरी नोटबुक बच्चों अपने हाथ में बिल्कुल रखिएगा। जो बातें भी आज मैं यहाँ पर आपको लिख लिख के समझाऊंगी, वो सारी बातें आपको उसमें नोट करनी है। इस चैप्टर में लिखने का काम बहुत है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपने लेजी नहीं होना है। मेरे साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है? एक को आप लोग यहाँ पर बोलते हो ऑनर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड कह दो, दूसरे को आप लोग यहाँ पर बोलते हो बोरोड फंड्स, ठीक है? अब ऑनर्स फंड को हम यहाँ पर देसी भाषा में बोल देंगे इक्विटी, और बोरोड फंड को हम यहाँ पर देसी भाषा में बोल देंगे डेट। अब यहाँ पर आपने फाइनेंसिंग डिसीजन में यही डिसाइड करना है कि ऑनर्स फंड से कितना पैसा आएगा और बोरोड फंड से कितना पैसा आएगा, कहाँ डेट लेना फायदेमंद है और कहाँ इक्विटी, कहाँ ज्यादा डेट लें और कहाँ ज्यादा इक्विटी। यही डिसीजन हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर सीखेंगे, ठीक? अब इन दोनों के नेचर के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात आपको समझाऊं, तो जब मैं डेट की बात करूंगी, तो जब डेट होता है ना, तो डेट आपके कंधों पर 2 बर्डन लेकर आता है। डेट हमेशा आपको 2 चीज़ों के बारे में कहेगा कि भाई देखो, एक तो जो तुमने पैसा उधार लिया है, तुम्हें उस पैसे को वापस करना है, यानी कि तुम्हें रीपेमेंट करनी है प्रिंसिपल अमाउंट की, साथ साथ तुमको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन भी देने होंगे। डेट अपने साथ 2 चीज़ें लेकर आता है, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। बट वहीं पे अगर मैं इक्विटी की बात करूं, तो यस,
इक्विटी का भी आपको जो पैसा है यानी कि जो शेयर कैपिटल है आपको वो रीपे करनी होती है, बट ये रीपे करनी होती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, यानी कि जब भी आपकी कंपनी बंद होगी उस टाइम पे आपको ये पैसा वापस करना होगा। और उसे पैसा वापस करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे टर्म्स और कंडीशन होते हैं, मतलब वहां पर इतना ज्यादा आपके कंधों पे बर्डन नहीं है। और दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर पे करनी होती है, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड। जिस तरीके से डेट के ऊपर जो रिटर्न आप उनको प्रोवाइड करते हैं उसको इंटरेस्ट कहते हैं, यहाँ पर आप उसे डिविडेंड कहते हैं। शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न मिलता है उसे डिविडेंड कहा जाता है। बट डिविडेंड कब पे करना होता है? अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तब, हाँ तब आप उसको डिविडेंड पे करेंगे। तो अगर मैं देखूं रिस्क के टर्म्स में, तो आपके जो बोरोड फंड होते हैं ना, वो आपके एज कंपेयर टू द ऑनर्स फंड वो ज्यादा रिस्की होते हैं। ठीक है, तो एक बात तो आपको यहां से नोट कर लेनी है कि बोरोड फंड यानी कि आपके डेट्स क्या होते हैं? रिस्की होते हैं। बट अगर मैं कॉस्ट से कंपैरिजन करूं, यानी कि कौन सा महंगा पड़ता है, तो यस, हमारे जो ऑनर्स फंड होते हैं वो जनरली ज्यादा कॉस्टली माने जाते हैं, क्योंकि जब आप इक्विटी रेस करते हैं यानी कि शेयर से पैसा जब आप उठाते हैं मार्केट से, तो उससे पहले आपको बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। आपको प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा, आपको बैंकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स आपको यहाँ पे अपॉइंट करने पड़ेंगे, मतलब यस बहुत सारा थोड़ा सा तामझाम ज़्यादा होता है यहाँ पर, तो खर्चा इक्विटी में ज़्यादा है। बट वही खर्चा डेट में थोड़ा कम होता है, एज कंपेयर टू द इक्विटी कम होता है। तो आप ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो डेट होते हैं वो मोर रिस्की होते हैं बट लेस कॉस्टली होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके से इसको लिख देते हैं, मोर रिस्की बट लेस कॉस्टली। वहीं पर अगर मैं ऑनर्स फंड यानी कि इक्विटी की बात करूं, तो बच्चों इक्विटी मोर कॉस्टली होते हैं बट लेस रिस्की होते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है जब हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तब। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी समरी नोटबुक में, फिर मैं आपको फाइनेंसिंग डिसीजन का मीनिंग पढ़ाती हूँ। चलिए, अब देखिए बच्चों, जरा जो जो बातें मैंने आपको यहाँ पे समझाई वो आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर होंगी कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है जहां पर हम सोच रहे हैं अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस। अब क्वांटम का मतलब क्या होता है बच्चों? क्वांटम का मतलब होता है क्वांटिटी, कि कितना पैसा टू बी रेज किया जाएगा फ्रॉम द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। फाइनेंसिंग डिसीजन किस चीज का डिसीजन है? कि जहां हमें यह सोचना है कि कितना पैसा हमें उधार लेना है फ्रॉम दी डेट एंड इक्विटी। लॉन्ग टर्म सोर्सेज के दो नाम क्या है? डेट एंड इक्विटी। अब आगे उन्होंने क्या बोला? इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस अवेलेबल सोर्सेज, कि यहाँ पर आप बहुत सारे अदर सोर्सेज के बारे में सोचते हो। द शेयर होल्डर्स फंड, जिसको आप इक्विटी कहते हैं, रेफर्स टू द इक्विटी एंड द रिटेन्ड अर्निंग, कि जब भी हम यहाँ पर इक्विटी की बात करेंगे तो उसमें इक्विटी कैपिटल है या फिर रिटेन्ड अर्निंग। अब ये रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? बचपन में पढ़ के आए हो, कॉमर्स के बचपन में तुमने पढ़ा था कि अपने प्रॉफिट में से जो पैसा तुम दुनिया की नजरों से बचा बचा कर अपने ऑफिस की तिजोरी में रख रहे हो फ्यूचर के लिए, यानी कि आपकी सेविंग्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। उसके बाद बोरोड फंड का मतलब क्या होता है? कि वो फाइनेंस जो तुमने या तो डिबेंचर्स में से रेज किया है, डिबेंचर क्या होते हैं? एक तरीके का लॉन्ग टर्म लोन होता है, या फिर कोई अदर सोर्स ऑफ डेट था आपके पास, वहां से आपने फंड को रेज किया। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। अब जब भी हम ये डिसीजन लेंगे तो अपने माइंड में हम लोग कुछ फैक्टर्स को लेकर चलते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंसिडर करेंगे कि भाई हमें डेट लेना है या इक्विटी। तो बच्चों, जब भी आप फाइनेंसिंग डिसीजन लेंगे तो फिक्स्ड फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ कैश फ्लो रिस्क को कंट्रोल करो। सो रिपीट आफ्टर मी, मेरे साथ बोलिए इस चीज को, फिक्स फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ कैश फ्लो रिस्क को कंट्रोल करो। जब मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना कि ऑफलाइन की फीलिंग के साथ पढ़ा रही हूँ, तो मैं तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचती कि मैं सिर्फ कैमरे के सामने इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं तो यही सोच के पढ़ा रही हूँ कि मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं। तो जब आप पढ़ रहे होते हो घर बैठ के, आपको भी ये फील लेना है कि यार जब मैम कह रही है ना कि बोलना है तो बोलना है, तभी तो आपको मजा आएगा ना पढ़ने में, तभी वो चीजें आपको याद भी होंगी। तो मेरे साथ साथ क्लास में कुछ चीजों को आपको याद रखना है, और इस चैप्टर में तो बहुत सारी चीजें हमने याद करते हुए ही जाना है क्लास में ही। क्या? फिक्स्ड फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ
कैश फ्लो रिस्क को कंट्रोल करो। तो बेटा इसी में हमारे सारे पॉइंट्स छुपे हुए हैं। समरी नोटबुक में मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो। तो बच्चे सबसे पहला जो फिक्स्ड है ना, वो फिक्स्ड है आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या है वो आपका? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये पूरा एक पॉइंट है। उसके बाद सेकंड है आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट। सेकंड क्या है बच्चे? फ्लोटेशन कॉस्ट। दोनों अलग अलग हैं। फिर तीसरा है बच्चा सिर्फ कॉस्ट। ये तीनों में 3 पॉइंट्स छुपे थे। अब एस से क्या है? एस से है बच्चे स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। उसके बाद बेटा फिफ्थ है हमारे पास कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन। उसके बाद 6 है हमारे पास रिस्क, और 7 हमारे पास अपने आप में एक पॉइंट कंट्रोल। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ इस चैप्टर के अंदर कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंसेस फ्रेम करूँ, और जहाँ पे भी अब तक मैंने आपको एक्रोनिम्स प्रोवाइड करी है, मैं कोशिश करती हूँ जहाँ पर ऐसे पॉइंट्स हो जो रिपीटेडली आ रहे हो, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि मैं उस सेंटेंस के अंदर ही कोई ना कोई पॉइंट जो है वो यहाँ पर डाल दूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने पॉइंट्स लिख लिए होंगे मेरे साथ साथ। अब सबसे पहले मैं आपको ये 7 के 7 पॉइंट्स अपने स्टाइल में समझाऊंगी। ठीक है, अपने तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर सब कुछ लिख लिख के, उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेलिंग बताऊंगी। क्यों? फिर से मैं आपको ये बात बता रही हूँ बच्चों कि इस चैप्टर के अंदर कुछ भी बुक से याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको बुक की लैंग्वेज डिट्टो यहाँ पे लर्न करने की जरूरत नहीं है। हेडिंग्स ध्यान रखिए, जो मैं मेन बातें बताऊंगी, कॉन्सेप्ट बताऊंगी, वो ध्यान रखना। बस वो वर्ड्स के साथ आप अपने आप सेंटेंस फ्रेमिंग करिए, अपने आप पैराग्राफ बनाइए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा बुक को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो कैसे। तो एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझाती हूँ। ठीक, फिर एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। पहला पॉइंट अगर मैं आपको यहीं से लेकर चलूँ तो वो है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बेटा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? पहली बात तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? किसी भी बिजनेस को चलाने की कुछ कॉस्ट लगती है। यानी कि जब हम अपने बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस को चला रहे होते हैं, तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फिक्स हो जाते हैं। अब वो कौन से ऐसे खर्चे हैं जो फिक्स हो जाते हैं? जैसे कि मान लो तुम जिस फैक्ट्री में काम करते हो, उस फैक्ट्री की बिल्डिंग तुमने किराए पे ले रखी है, तो उसके ऊपर तुमको रेंट पे करना पड़ता होगा। तुम्हारे यहाँ पे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, तुमको उनको सैलरीज पे करनी है। तुमने हो सकता है अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करा रखा हो, तो तुमको यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यानी कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जो तुम्हारे फिक्स हो चुके हैं, जो तुम्हें अपने प्रॉफिट में से पे करने ही पड़ेंगे। कि जब भी तुम प्रॉफिट कमाते हो, तुम्हारे पास पैसा आता है, तो उस पैसे में से तुम्हें ये खर्चा करना ही पड़ेगा। अब तुम ये डिसाइड करने वाले हो कि तुम्हें पैसा उधार लेना है, और तुम्हारे बिजनेस की सिचुएशन क्या है? तुम्हारे बिजनेस की सिचुएशन क्या है कि तुम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइंड में लेकर चल रहे हो। तो तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन है जो तुम्हें कंसिडर करने हैं, जिसके बारे में तुम्हें पहले सोच विचार करना होगा कि क्या मेरे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है या लो है। क्या मेरे ऑपरेटिंग चार्जेस ये ज़्यादा है? तो अगर मेरे ऑपरेटिंग चार्जेस ज़्यादा है और मैंने डेट लिया, तो डेट लेने का मतलब मैडम ने ये बताया था कि डेट लेने का मतलब है कंधों पे बोझ आ जाता है। एक तरफ प्रिंसिपल अमाउंट तो एक तरफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी तो कहीं ना कहीं आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है। मतलब आपकी फाइनेंस कॉस्ट आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तो आपके लिए एक फिक्स्ड चार्जेस हो गए ना। कि अगर तुमने यहाँ पर कहीं से पैसा उधार ले लिया, तो उस उधारी पर भी तो एक फिक्स्ड चार्जेस ऐड हो जाएंगे। ऑलरेडी तुम्हारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, अगर तुमने डेट ले लिया तो ऑपरेटिंग के साथ साथ फाइनेंसिंग कॉस्ट भी तुम्हारी ऐड ऑन हो जाएगी। तो क्या तुम्हारे लिए उधार लेना सही है? ऐसे में अपनी जेब में पैसा बचाए रखना सही है ना। तो अगर तुम्हारे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, तो ऐसे में तुम्हें भाई ज्यादा डेट लेना फायदेमंद नहीं होगा। तो ऐसे में तुम्हें जाना चाहिए मोर इक्विटी बट लेस डेट, कि भाई उधार कम लो, क्योंकि उधारी तुम्हारे लिए फिलहाल लेना फायदेमंद नहीं है। बट वहीं पर अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग चार्जेस नहीं है, ठीक ठाक है, हम लोग मैनेज कर सकते हैं, तो इन दैट केस आप लोग क्या कर सकते हो? इस केस में तुम ज्यादा डेट ले सकते हो और लेस इक्विटी की तरफ जा सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेट लेना है या सिर्फ इक्विटी लेनी है, हमें दोनों का मिक्स लेना है। तो कब कहाँ कौन सी चीज ज्यादा लेना प्रेफरेबल है, हम वो डिसीजन ले रहे हैं।
तो अगर आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है हाई है तो इक्विटी ज्यादा डेट कम, बट अगर वही चीज लो है तो मोर डेट और लेस इक्विटी की तरफ जा सकते हो। साथ साथ बनाते रहो या स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। चलो अब बढ़ती हूं मैं नेक्स्ट फ्लोटेशन कॉस्ट की तरफ। चलो एक काम करती हूँ, पहले ये वाला पॉइंट तुम्हें यहाँ पे पढ़ा देती हूँ कि इन्होंने एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग इसी की तरफ चलते हैं कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या लिखा हुआ है। देखो उन्होंने लिखा है कि इफ अ बिजनेस हैज हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे कि बिल्डिंग का रेंट, इंश्योरेंस का प्रीमियम और सैलरी, इट मस्ट रिड्यूस द फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। कि अगर आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो ऐसे में आपको फाइनेंसिंग कॉस्ट को कम ही रखना चाहिए। हैंस द लोअर डेट फाइनेंसिंग इज बेटर, तो ऐसे में डेट की तरफ कम जाना चाहिए। सिमिलरली if the fixed operating cost is less then more of debt financing may be preferred, और अगर आपको लगता है कि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो आप डेट फाइनेंसिंग की तरफ जा सकते हो। देखो कितना सिंपल है, जो बात तुम्हें मैंने वहां पे फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाई बस उसी को तुम्हें यहाँ पे शब्दों में लिखना है, तो अपने आप से सेंटेंस फ्रेम करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या है हमारे पास वहां पर, फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। अब फ्लोटेशन कॉस्ट हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आया, अब वो क्या होता है। पहली बात तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है। चलो फिर एक एग्जांपल से पहले फ्लोटेशन कॉस्ट समझाती हूँ। बच्चों देखो हमारा राजू है ना, राजू को तो तुम सब जानते ही हो, राजू इज ऑलवेज रेडी कि वो आपको आपका कॉन्सेप्ट समझा पाए। तो राजू ने ना बहुत कर लिया छोटा मोटा बिजनेस। राजू कहता है कि बस अब बहुत हुआ ये टिक्की वाला बर्गर वाला सुन के, चाय वाला सुन के, बस अब नहीं करूंगा, अब करूंगा कुछ बहुत ही बड़ा। तो राजू अब कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है, और कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बहुत बड़ा पैसा भी तो चाहिए होता है, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। तो यहाँ पर राजू को अब काफी ज्यादा पैसा चाहिए, लगभग 1-2 लाख रुपए उसको चाहिए। अब ये 1-2 लाख रुपए कहाँ से आए। अब राजू को ना अपने एक दोस्त के बारे में पता था जिसके पास हाल फिलहाल में काफी पैसा आया था, है ना। तो जब उसको ये पता चला कि उसका एक ऐसा दोस्त है कि हाल फिलहाल में उसके पास पैसा आया है, पर वो दोस्त ऐसा है कि भाई ऐसे तो पैसे नहीं देगा वो, तो राजू ने क्या करा, राजू रोज उसको फोन करता था कि अरे भाई हाँ कहाँ है तू, चला यार आज घूमने चलते हैं। तो रोज अपने उस दोस्त को घुमाने ले जाता था, रोज रोज बाइक पे खूब घुमा रहा है, कभी बाइक पे घुमा रहा है, कभी कार में घुमा रहा है। तो पेट्रोल नहीं लगेगा क्या, पेट्रोल लग रहा होगा ना, पर राजू को इस चीज की परवाह ही नहीं है। राजू खूब घुमा रहा है। अब घूमने जाते होंगे तो भाई खाते पीते भी तो होंगे कुछ, तो भाई खाना पीना भी करा रहा है, सब कुछ करा रहा है, खूब मौज करा रहा है उसको। क्यों, क्योंकि राजू उसे पटा रहा है कि भाई आज के 1000-2000 रुपए अगर खर्च हो भी रहे हैं तो होने दो, ये 1000-2000 रुपए रास्ता बना रहे हैं 2 लाख रुपए के लिए, कि कोई बात नहीं 2000 रुपए खर्च हो भी गए तो क्या हुआ, 2 लाख तो मिल जाएंगे। यानी कि वो 2 लाख रुपए लेने के लिए राजू को पहले 2000 रुपए खर्च करने पड़े। तो आपको पता है 2000 क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट, और उसको हमारे यहाँ पर बोलते हैं, हमारी यहाँ की लैंग्वेज में, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। कि किसी भी फंड को रेज करने के भी कुछ कॉस्ट होती है, कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, कुछ पैसा लेने के लिए पहले कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, और उसी पैसे को फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है। जैसे कि बैंक से लोन लेने जा रहे हो तो फाइल चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, कुछ लीगल चार्ज, एजेंट के चार्ज, तो ये जो पैसा आपको भरना पड़ रहा है ये फ्लोटेशन कॉस्ट है। शेयर इशू करते हो तो वहां पे प्रोस्पेक्टस जारी करना, बैंकर्स अपॉइंट करना, तो जो भी पैसा आप यहाँ पर खर्च कर रहे हो अपने शेयर्स को इशू करने से पहले, वो वहां की फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो हर फंड को रेज करने की कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। अब अगर तुम्हारे माइंड में फ्लोटेशन कॉस्ट वाला पॉइंट है कि फ्लोटेशन कॉस्ट को देखते हुए कौन सा प्रेफरेबल है, तो इसमें तुमको एक डिसीजन लेना है कि भाई देखो रास्ते तो दो ही है, पैसा तो दो ही जगह से आना है, या तो डेट से आना है या इक्विटी से आना है। तो ऐसे में अभी हम कुछ भी क्लियरली नहीं कहते हैं और हम इसको सेफर साइड पे लेकर चलते हैं और ये कहते हैं द सोर्स विद, हट जाओ भाई, द सोर्स विद लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी कि जिस सोर्स की भी फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगी दैट विल बी चूजन, हम उसी सोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये समझ लिया है कि अगर हम फ्लोटेशन कॉस्ट को देखते हुए चल रहे हैं तो ऐसे में जिसकी भी लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट होगी उसको हम चुन लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरे साथ साथ इसको बनाते हुए चल रहे हैं। अब मैं आपको आगे जरा इसका डिटेल दिखा देती हूँ कि ये लोग क्या कहते हैं। ठीक, चलो देखो फ्लोटेशन कॉस्ट कहाँ है भाई, ये रहा, देखो
द फंड रेजिंग एक्सरसाइज ऑल्सो कॉस्ट समथिंग। कहते हैं कि किसी भी फंड को रेज करने की भी कुछ कॉस्ट होती है और इसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट, और जहां आपको दिख रहा है कि फ्लोटेशन कॉस्ट हायर होगी वो सोर्स आपके लिए लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा, यानी कि जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगी वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। सिंपल सी बात, अगर इसका अपोजिट बोल दूं तो बात वही है जो मैंने आपको वहां पर समझाई है। ठीक है, आई होप सेकेंड पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। चलो अब चलती हूँ तीसरी कॉस्ट की तरफ। इन्होंने 3 कॉस्ट के बारे में यहाँ पे बात करी है, तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पढ़ ली और हमने फ्लोटेशन कॉस्ट पढ़ ली। अब मैडम ये सिर्फ कॉस्ट, ये कौन से वाली कॉस्ट है बेटा, ये कॉस्ट होती है एक्सपेक्टेड रिटर्न की। ये कॉस्ट कौन सी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब मैडम बेटा ये हम लोग सोच रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेंडर कि आपने जिससे पैसा उधार लिया है, जिससे पैसा उधार लिया है उसको उसके पैसों के बदले में, पैसे के बदले में कितना रिटर्न दोगे। मतलब कि अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं, मैंने किसी को अगर पैसा उधार दिया होगा तो मैं बदले में कुछ तो एक्सपेक्ट करूंगी ना कि यार मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। तो हमारा जो भी पर्सन हमें पैसा उधार दे रहा है तो उसकी उधारी के बदले में हमको उसको कितना पैसा रिटर्न में देना है, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या देना है, वो उसकी कॉस्ट होती है। कैसे, चलो एक और चीज से समझाती हूँ। जैसे कि मान लो तुमने एक लोन लिया 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, तुमने क्या किया, एक लोन लिया है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1 लाख रुपए का। तो ये जो 10% है ना बेटा, ये उस लोन की कॉस्ट है, ठीक। या फिर तुमने इक्विटी शेयर्स इशू करे, ठीक है, और उस इक्विटी शेयर्स के ऊपर तुमने वादा किया कि तुम इसके ऊपर 5% का डिविडेंड दोगे, ठीक है। तो ये जो 5% है ना बेटा, ये इक्विटी की कॉस्ट है। तो तुम्हें जब भी कॉस्ट को कंसिडर करना है तो तुम देखोगे कि कौन से सोर्स से, लोन क्या है बेटा आपका, डेट, कि आप कौन से सोर्स से कॉस्ट कितनी पड़ रही है। कि अगर मैं डेट ले रहा हूं तो मुझे 10% की कॉस्ट भरनी पड़ेगी, बट वहीं पे अगर मैं इक्विटी ले रहा हूं तो 5% की कॉस्ट भरनी पड़ेगी। तो मेरे लिए जो भी सस्ता होगा, ये रिवर्स भी हो सकता है वहां 5% हो, यहाँ 10% हो, तो रिवर्स भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है अगर आप कॉस्ट के टर्म्स में जा रहे हो कि जो भी चीपेस्ट सोर्स होगा, जो भी आपका चीपेस्ट सोर्स होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, चाहे वो आपका डेट हो या फिर आपका इक्विटी, दोनों में से जो भी चीपेस्ट होगा दैट विल बी चूजन। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। तो फटाफट से जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो अब इसके भी एक्सप्लेनेशन पे जाओ। ये तो हमारा पहला ही पॉइंट था। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर देखो, लिखा है द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज इज डिफरेंट, कि जब हम अलग अलग सोर्सेज से फंड रेज करते हैं तो अलग अलग उन सबकी कॉस्ट होती है। एक प्रूडेंट फाइनेंशियल प्रूडेंट का मतलब क्या होता है बेटा, समझदार। एक समझदार फाइनेंशियल मैनेजर वही से फंड रेज करेगा जो सोर्स कैसा होगा, चीपेस्ट, जो सस्ता होगा। हमें पता है कि डेट सस्ता होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको क्लियरली लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पर इसको एक जनरल स्टेटमेंट की तरफ लिखेंगे कि जो चीपेस्ट होगा उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको तीनों तरीके की कॉस्ट अच्छे समझ में आ गई होंगी कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है और सिर्फ कॉस्ट क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ, यानी कि स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ऐसे था हमारे पास स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब बच्चे स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट से ही पहले आपको ये कंफ्यूजन होगा कि मैडम कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो फिलहाल आप लोग इतना ही समझो कि कैपिटल मार्केट आपकी शेयर मार्केट है। ठीक है, शेयर मार्केट जहां पर आप लोग डील करते हैं अपने स्टॉक्स यानी कि शेयर्स में डील करते हो। अब एक समझदार सेलर होते हुए, एक समझदार इन्वेस्टर्स होते हुए मुझे एक बात बताओ, तुम कब अपना सामान मार्केट में बेचना पसंद करोगे। तुम्हारे पास कोई सामान है, मान लो ये एक सामान है, ठीक है, इसकी प्राइस अभी फिलहाल तुमने इसको 100 रुपए का खरीदा, तुम कब इसको मार्केट में बेचना चाहोगे, जब इसकी प्राइस मार्केट में 110 होगी या 105 या फिर 90 हो जाएगी। बोलो, जब इसकी प्राइस, आज मैंने इसको 100 का खरीदा है, मैं इसको कब मार्केट में बेचना पसंद करूं, जब ये 110 का हो जाए या जब ये 90 का हो जाए। तो आई मुझे तुम्हारे पास से आवाज की मैडम 110, समझदारी तो यही कहती है, बिल्कुल सही बात है। तो हम भी यहाँ पर यही देखते हैं
कि स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट से हमारा मतलब है कि मार्केट में शेयर्स की प्राइस, मार्केट में शेयर्स की प्राइस जो है वो राइज हो रही है या फिर शेयर की प्राइस मार्केट में फॉल हो रही है। शेयर की प्राइस के बढ़ने की सिचुएशन को हम लोग बच्चे बुलिश कहते हैं। बुलिश फेज सुना भी होगा बहुत सारे बच्चों ने ये सब, बुलिश फेज और बियरिश फेज, कि जब जब मार्केट में शेयर्स की प्राइस बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बुलिश। वहीं पर जब जब मार्केट में शेयर की प्राइस घटती है बच्चों तो उस फेज को हम बोलते हैं बियरिश फेज। ठीक है, बुलिश का मतलब क्या होता है, प्राइस का बढ़ना, और बियरिश का मतलब प्राइस का घटना। अब अगर हम एक समझदार इंसान है और हम शेयर बेचने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो हम कब ज्यादा शेयर बेचेंगे, जब प्राइस बढ़ेगा। तो बुलिश के फेज में बच्चों आप क्या करते हो, आप इक्विटी से फंड ज्यादा रेस करोगे क्योंकि अच्छा पैसा मिलेगा, और डेट की तरफ कम डिपेंड होगे क्योंकि डेट तो अभी हमारे लिए फिलहाल लेस अट्रैक्टिव हो गया है। बट वहीं पे जब डिप्रेस सिचुएशन चल रही है, प्राइस फॉल हो रहे हैं, बियरिश सिचुएशन चल रही है, पैसा अच्छा नहीं मिल रहा है शेयर्स को बेच के, तो ऐसे में हम इक्विटी को तो कर देंगे लेस और हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे किसके ऊपर, डेट के ऊपर, क्योंकि इस टाइम पे इक्विटी बेचना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट में दो सिचुएशन, शेयर प्राइस हाई है या लो। अगर हाई है तो बुलिश बोलते हैं, बुलिश मतलब इक्विटी दो, और अगर शेयर प्राइस लो है बियरिश बोलेंगे, मतलब लेस इक्विटी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सारे चार्ट्स आपको बना लेने अपने समरी नोटबुक में, यही आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास हमारा फिफ्थ पॉइंट, कैश फ्लो पोजीशन। अब कैश फ्लो पोजीशन का मतलब है कि एक कंपनी को पैसा उधार लेते हुए इसे देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी के पास कितना पैसा आता और जाता है, कंपनी के पास कब कितना पैसा आ रहा है और कब कितना पैसा जा रहा है, ये जानना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कि आज अगर मेरे पास से 1 लाख रुपए जा रहे हैं तो फिर वो 1 लाख रुपए के खर्च करने के बाद कितना पैसा आ जाता है, कि 1 लाख अगर खर्च भी करे तो 2 लाख 2.5 लाख आ जाते हैं, मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन है। क्योंकि देखो किसी भी बिजनेस को चलाते हुए आपको बहुत सारे कामों को करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। किस किस चीज के लिए पड़ती है भाई, अगर तुम्हें अपना फिक्स्ड एसेट खरीदना हो, तुम परचेज करना चाहते हो फिक्स्ड एसेट, तो तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर तुमने कहीं पे भाई पैसा उधार ले रखा है तो एक टाइम पे तुमको रीपेमेंट करना होगा अपना प्रिंसिपल अमाउंट जिससे भी तुमने पैसा उधार लिया है। जब तक पैसे को इस्तेमाल कर रहे हो तब तक फाइनेंसिंग चार्जेस लगते रहेंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन तुम्हारे सर पे खड़ा रहेगा। और अपने डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है, तो डे टू डे एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे आपके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो पैसों के फॉर्म में आपको करने होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तिजोरी पैसों से भरी रहती है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, हम तो एक स्ट्रॉन्गर, हम कैसे हैं, हम अच्छे खासे वेल्दी हैं, अच्छा खासा पैसा हमारी जेब में है, स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन है आपकी। और एक तरफ आपको दूसरी सिचुएशन ये भी सोच के चलनी है कि वीकर कैश फ्लो पोजीशन। तो अगर आप अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन के साथ हैं तो आपको लगता है कि कल को अगर उधारी ले भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा पैसा आता है, बाहर से उधार लेते हैं पैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट देना पड़ेगा अभी तो हमारे पास उतना पैसा है कि हम इंटरेस्ट भरते रहेंगे। तो अगर स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन है तो मोर डेट ले सकते हो चाहो तो, और लेस इक्विटी पे डिपेंड रहो। ठीक है, बट वहीं पे अगर आपको लगता है कि नहीं यार, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जेब में पैसा नहीं होता, और हमारी जेब में अगर पैसा नहीं होगा, वीकर कैश फ्लो पोजीशन है, कल को उधारी लेंगे नहीं चुकाएंगे तो भाई इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर वीकर कैश फ्लो पोजीशन है तो ऐसे में आपको लेस डेट लेना चाहिए और आप ज्यादा इक्विटी पे प्रेफर कर सकते हो, मतलब ज्यादा इक्विटी को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है तो डेट ज्यादा लो, बट अगर वीक है तो डेट कम लो, इक्विटी आप ज्यादा ले सकते हो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, अच्छा ये पढ़ाने रह गए 2 पॉइंट्स, तो चलो पहले पढ़ा देती हूँ फिर उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलूंगी। ठीक है, फिर आप ताकि साथ साथ कंपैरिजन करते रहो। ये देखो यहाँ पर वही शब्द जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पर उन्होंने लाइन बना दी है, अ स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन में टेक द फाइनेंसिंग में मेक द डेट फाइनेंसिंग बेटर देन द फंडिंग थ्रू द इक्विटी शेयर्स और वाइस वर्सा।
कि अगर आपकी स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन है तो डेट फाइनेंसिंग बेटर है एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर्स, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, जो भी मैंने आपको स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट पढ़ाया, तो वो ये रहा कि किसी भी कैपिटल मार्केट की हेल्थ कैसी है वो आपके चॉइस ऑफ सोर्स को अफेक्ट करती है कि कहां से पैसा आप लेंगे। तो अगर आपको दिख रहा है एक ऐसा पीरियड जहां पर स्टॉक मार्केट की प्राइस बढ़ रही है, यानी कि बुलिश फेज में हो, तो ऐसे में लोग इक्विटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट वहीं पे अगर आप एक डिप्रेस्ड फेज में हो, यानी कि एक बियरिश फेज चल रहा है मार्केट के अंदर, प्राइसेस कम हो रही हैं, तो ऐसे में इश्यू ऑफ इक्विटी हमारे लिए एक डिफिकल्ट टर्म है। ऐसे में हमें डेट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपने यहां से सीख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 2 पॉइंट्स की तरफ, जिसमें अगला पॉइंट है हमारे पास बच्चों रिस्क, ठीक है। अब रिस्क की अगर मैं आपको बात समझाऊं तो रिस्क क्या है भाई, देखो अब तुम अगर एक फैक्टर लेके चल रहे हो रिस्क का, कि रिस्क कैसा होता है भाई, देखो रिस्क तो 2 तरीके का होता है, रिस्क हाई भी होता है और लो भी होता है। बट यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको हम ना देखें, हमारे पास तो यहाँ पे 2 सोर्स है, और वो 2 सोर्स के नाम क्या है, डेट और इक्विटी। और अभी जब मैं तुम्हें कहानी सुना रही थी डेट और इक्विटी की, तो तब मैंने तुम्हें वहां पे सब कुछ बता दिया था कि अगर तुम रिस्क को सोच रहे हो ना, तो रिस्क क्या करता है, रिस्क के टर्म्स में डेट क्या करता है, डेट के साथ 2 बर्डन आ गए, एक कंधे पे प्रिंसिपल अमाउंट है, दूसरे कंधे पे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है। तो रिस्क को अगर देखकर चल रहे हो तो डेट होता है बेटा मोर रिस्की। तो अगर तुम खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हो तो ले लो डेट, बट अगर तुम्हें नहीं खतरों के खिलाड़ी बनना है, तुम कहते हो नहीं भाई हमने नहीं पढ़ना, ये रिस्क है तो इश्क है पिश्क है भाई, हम तो सीधे साधे इंसान है, कम रिस्क के साथ ही काम करना चाहते हैं, तो इक्विटी ले लो। तो अगर आप रिस्क फैक्टर को लेकर चल रहे हैं, ज्यादा रिस्क अज्यूम करना चाहते हैं, आपको खतरों से खेलने का बहुत शौक है, तो भाई डेट ले लो। बट अगर तुमको सेफ प्ले करना है, ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, तो इक्विटी ले लो, ठीक है। तो मोर रिस्की में मोर डेट लेस इक्विटी हो जाएगा, और लेस रिस्की में मोर इक्विटी लेस डेट हो जाएगा, ठीक है। लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिस्क वाला भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हुई चलती हूँ, फिर लास्ट पॉइंट रह जाएगा। देखिए जरा, द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द सोर्स इज डिफरेंट। हर सोर्स के साथ जो रिस्क होता है वो डिफरेंट होता है। डेट रिस्की है एज कंपेयर टू द एज इट इज कंपल्सरी टू पे द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी। डेट रिस्की क्यों है, क्योंकि कंपल्सरी है, आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है। तो डेट आपका रिस्की होता है एज कंपेयर टू द इक्विटी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सोर्स चूज करना है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, विच इज कंट्रोल। 7th पॉइंट है हमारा कंट्रोल का। अब यहाँ पे कंट्रोल की क्या कहानी है कि अगर आपके दिमाग में कंट्रोल कंसिडरेशन चल रहा है, कंट्रोल कंसिडरेशन मतलब देखो भाई, जो इंसान पैसा लगा रहा है वो आपके बिजनेस को कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा। राजू ने जब 2 लाख रुपए अपने दोस्त से ले लिए, तो और हर महीने दोस्त को उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसको इंटरेस्ट भर रहा है, 2 लाख के ऊपर वो उसको 10,000 रुपए इंटरेस्ट भर रहा है, हर महीने भर रहा है। तो दोस्त क्या ताका जाकी करेगा आके उसके बिजनेस में? दोस्त को क्या मतलब है, उसको क्या ही मतलब है यार तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा, उसको हर महीने उसका इंटरेस्ट मिल जाता है, बस दैट्स इट। बट वहीं पे उसने कुछ पैसा अपने पेरेंट्स से लिया, तो जब भी घर जाता है ना, तो पापा कहते हैं हाँ बिजनेस सही चल रहा है क्या, मम्मी कहती है और बेटा वो पैसे दिए थे ना हमने तुमको, सब सही है ना, बिजनेस सही चल रहा है ना, अच्छा ठीक है। हर 2 दिन बाद पापा बिठा लेते हैं पास में और कहते हैं अच्छा हाँ बताओ बिजनेस क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, अच्छा एक काम करो बिजनेस में ऐसा करना वैसे करना, मतलब उनका इंटरफेरेंस है। तो बस ऐसे ही आपको समझना है कि जब आप कंट्रोल कंसिडरेशन को सोचकर चल रहे हो, तो आप 2 बातों को सोचकर चल रहे हो कि क्या मुझे कंट्रोल यहाँ पे किसी के साथ शेयर करना है, मतलब क्या मुझे कंट्रोल को डाइल्यूट करना है, या मुझे कंट्रोल को यहाँ पर डाइल्यूट नहीं करना, यानी कि किसी के साथ मुझे इसको शेयर नहीं करना। तो अगर तुम्हारा मुद्दा है कि ठीक है यार अब शेयर कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट हो भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में मोर इक्विटी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होता है, वो आपके मैनेजमेंट में ताकाझाकी कर सकते हैं आके। बट वहीं पे जो बाहर वाला बंदा है जो सिर्फ तुम्हें पैसे देकर चला गया है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो अगर तुम कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं करना चाहते, तुम्हें नहीं शेयर करना किसी के साथ, तो भाई डेट फिर ज्यादा लो, फिर इक्विटी यानी कि शेयर्स कम बांटो, कम इशू करो, ठीक है।
तो अगर कंट्रोल शेयर करना है तो इक्विटी की तरफ जाओ, नहीं शेयर करना तो डेट की तरफ जाओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन बताते हैं आपको जरा फटाफट से। कंट्रोल कंसिडरेशन कहाँ है हमारा, ये रहा। सो इशू ऑफ मोर इक्विटी में लीड टू द डिल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट्स कंट्रोल ओवर द बिजनेस, कि अगर आप शेयर्स इशू करते हो तो शेयर इशू करने की वजह से आपका जो कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। बट डेट फाइनेंसिंग का ऐसा कोई भी इंप्लीकेशन नहीं होता, डेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बच्चों ये थे वो 7 पॉइंट्स जो हमें कंसिडर करने होते हैं while टेकिंग एनी फाइनेंसिंग डिसीजन। अब मेरे साथ साथ फटाफट से हम एक बार रिकैप कर लेते हैं इन सातों के सातों पॉइंट्स का, कि अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ लिखते जाना आंसर। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो क्या प्रेफरेबल है, क्या प्रेफरेबल है, इक्विटी, और अगर लो है तो डेट। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट के टर्म्स में कौन सा सोर्स अट्रैक्टिव होता है, लिखते जाओ, मुझे स्टॉप करके लिखते जाओ फिर बात सुनो। फ्लोटेशन कॉस्ट के केस में लीज फ्लोटेशन कॉस्ट वाला ज्यादा अट्रैक्टिव है। कॉस्ट के टर्म्स में डेट और इक्विटी की अगर हम बात करें तो जो भी लिख दो चीपेस्ट सोर्स होगा वो हमारे लिए अट्रैक्टिव है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट में दो सिचुएशन है, बुलिश और बियरिश। बुलिश के केस में हमारा इक्विटी प्रेफरेबल है और बियरिश के केस में डेट प्रेफरेबल है। कैश फ्लो पोजीशन, अगर तुम्हारी स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन है तो क्या प्रेफरेबल है, बोलो, डेट, और अगर वहीं पे आपकी कैश फ्लो पोजीशन वीकर है तो इक्विटी। उसके बाद रिस्क, रिस्क के केस में डेट कैसे होते हैं, मोर रिस्की, और वहीं पर इक्विटी कैसे होती है, लेस रिस्की। तो अगर तुम्हें रिस्क अज्यूम करना है तो डेट पे जाओगे, और अगर नहीं अज्यूम करना तो इक्विटी की तरफ। कंट्रोल, कंट्रोल में भी दो केसेस देखने हैं, कंट्रोल शेयर करना है या नहीं करना है। अगर कंट्रोल शेयर करने के साथ ओके हो तो क्या लोगे, इक्विटी, और अगर नहीं करना शेयर तो डेट। सो आई होप कि ये फाइनेंसिंग डिसीजन आपको मेरे साथ यहीं पर याद हो गया होगा, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में बढ़िया तरीके से आप इसकी केस स्टडी आए वो सॉल्व कर लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने के लिए आए वो तुम लिख लोगे। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना और पीछे के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहना। मिलूंगी अब आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।